नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव और भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी या कर रही हैं। इसके पीछे हम पूरे के पूरे फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये हम वीडियो क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये हम वीडियो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, उनका बयान सरकार का बयान होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि 21 मिलियन डॉलर का पैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डीप स्टेट भारत के अंदर भेजना चाहता था, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा भारत की सत्ता में आ सके। 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़। पहले ये वीडियो देखिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. तो आपने इस वीडियो में देखा तीन बड़ी बातें हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और को डीप स्टेट इलेक्ट करना चाहता था। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि 180 करोड़ से रेजीम चेंज करने की प्रयास भारत के अंदर की गई थी। और तीसरा, कि इस चीज को कैंसिल किया गया है। अब मैं कैंसिल करने की बात क्यों कर रहा हूं? 7 दिन पुरानी पोस्ट है, उसको गौर से देखिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन बांग्लादेश के लिए इन्होंने 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा रखा था और 21 मिलियन डॉलर भारत के अंदर वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के बात के लिए कहा गया था। अब बांग्लादेश के अंदर तो डीप स्टेट रेजीम चेंज करने में सक्सेसफुल हो चुका है। हमने तमाम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स देखी, एनालिसिस देखा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये कह रहा था कि शेख हसीना की सरकार को वहां हटाने में डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था। हिंदुस्तान के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर रणनीति वही करने की थी। और ये डॉज का 7 दिन पहले का स्टेटमेंट भी एस्टैब्लिश करता है। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए 21 मिलियन डॉलर देने की बात थी, जिसको उन्होंने कैंसिल किया, और डॉज का स्टेटमेंट भी ये कह रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के वक्त कई अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वैश्विक ताकतें भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, पर वो करने का प्रयास कर रही है। वर्ड उन्होंने जो यूज किया था, इन्फ्लुएंस, ना कि अपनी ओपिनियन देना। देखिए जरा उन्होंने क्या कहा। पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कह रहे थे तो कई लोग सवाल उठा रहे थे, पर आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से और डॉज के स्टेटमेंट से ये फैक्ट प्रूव हो चुका है कि डीप स्टेट भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को इलेक्ट करना चाहता था। अब वो किसी और कौन है? इसमें सबसे ऊपर राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लोग आते हैं। अब राहुल गांधी पर इस पे संदेह क्यों है, मैं आपको फैक्ट्स के जरिए बताना चाहता हूं। याद करिए, राहुल गांधी ने निकोलस बर्न के साथ में एक वीडियो इंटरव्यू में कुछ साल पहले कहा था, अमेरिका भारत के लोकतंत्र की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, उसमें इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है। सुनिए। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? I mean, so I fundamentally believe that America is a profound idea. अब अगर एक बार राहुल गांधी ऐसा कहते तो ये अपवाद हो सकता था, पर एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ऐसा कहा। लंदन के अंदर भी उन्होंने यूरोप को कहा
कि आप भारत के लोकतंत्र की तरफ क्यों नहीं देख रहे। लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की इतनी फॉरेन ट्रिप्स हैं, वो एक चुनाव खत्म होता है उसके तुरंत बाद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे या डिस्क्लोज लोकेशन पे, जिसके कारण किसी को नहीं पता, उसके लिए वो फॉरेन ट्रिप में चले जाते हैं। इनफैक्ट याद करिए 2013 में एक जर्नलिस्ट थी सीमा जी के नाम से, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि राहुल गांधी सीक्रेट विजिट पर व्हाइट हाउस में गए थे और शी वॉज स्टिकिंग टू हर क्लेम्स। अभी तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, और उसके बाद में सही साबित हुआ था कि राहुल हैड गॉन ऑन अ सीक्रेट विजिट एंड ही हैड विजिटेड द व्हाइट हाउस। अभी भी देश को चीन के साथ में जो कांग्रेस पार्टी ने सीक्रेट एमओयू किया है, उस सीक्रेट एमओयू के बारे में नहीं पता। और हमने कई बार देखा है, जैसे लास्ट राहुल गांधी की स्पीच में उन्होंने 34 बार सिर्फ चीन का नाम लिया था, भारत के नाम से ज्यादा। देखिए, Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China. China has that the Chinese, China, that Chinese, China is China, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा डीप स्टेट किसी और को इलेक्ट करना चाहता था। डॉज का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो पैसा था जिसको कैंसिल किया गया है। 3, इन सबका बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा अगर कोई होने वाला था तो राहुल गांधी होने वाले थे, जिन्होंने टाइम एंड अगेन अनडिस्क्लोज्ड विजिट्स करी है फॉरेन लोकेशंस पे, सीक्रेट मीटिंग करी है व्हाइट हाउस पे, सीक्रेट एमओयू साइन किया है चाइनीज के साथ में, और यूएस और यूरोप को कई बार कह चुका है कि उनको भारत के लोकतंत्र में इंटरफियर करना चाहिए। अब इस पे कई डिट्रैक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई, तो आप तो कह रहे थे 2019 से 24 के बीच में इन्फ्लुएंस हुआ, ये तो पैसा कैंसिल करने की बात है। यही समझने की बात दोस्तों, याद करिए 19 और 24 के बीच में कई एनजीओज मशरूम करती थी, और ये एनजीओज का काम होता था विदेशी ताकतों से और कंट्रीज से पैसा लेना, और जिस कार्य के लिए वो पैसा लेती थी वो कार्य नहीं करते हुए वो देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने का प्रयास करती थी। फॉर इंस्टेंस, केयर इंडिया करके एक एनजीओ थी जिसको यूएस एड से $70 मिलियन से ज्यादा मिला था। केयर इंडिया कनेक्टेड थी मणिशंकर अय्यर जी की डॉटर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। सरकार ने इसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया। मतलब जब कांग्रेस काल था तब आप याद करिए एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर यही एनजीओ के लोग बैठते थे। इसको चेयर कौन करता था? सोनिया गांधी करती थी। वो सरकार से ज्यादा पावरफुल थी। मतलब उस वक्त डीप स्टेट अगर कांग्रेस से अपना कोई भी कार्य करवाना चाहता था तो यही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू ये कांग्रेस की सरकार से वो काम करवाता था। तो अब सरकार को जब ये पता चला तो सरकार ने एफसीआरए के नॉर्म्स को काफी स्ट्रिक्ट किया, और ये नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करते हुए कोई भी एनजीओ पहले 50% तक फॉरेन पैसा लेता था, अब वो 20% पर कम डाउन हो गया। दूसरा, हर एनजीओ की जो बाहर से पैसा ले रहा है उसकी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट होना अनिवार्य था। और तीसरा, जिन ने लॉज से कंप्लाई नहीं किया उन सबका लाइसेंस कैंसिल हुआ। 20,000 से ज्यादा लाइसेंसेस कैंसिल हुए। ये सब मिशन में अगर कोई इनका सबसे बड़ा हैंड हो सकता है तो व्यक्ति का नाम है, जो इनकी बात को आगे ले जाता है वो व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। तभी राहुल गांधी इलान उमर जो एंटी इंडिया उससे मिलते हैं, तभी राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस जो एक एंटी इंडिया व्यक्ति है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं, तभी राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का इंडिया विंग का वाइस प्रेसिडेंट उनकी भारत जोड़ो यात्रा में ट्रैवल करता है, तभी राहुल गांधी हिंडनबर्ग में ज्यादा विश्वास करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में, तभी राहुल गांधी को रफाल डील से दिक्कत होती है। तो ये सब के पीछे एक पैटर्न है, और इन सबके मिशन को, भारत को कमजोर करने के मिशन को अगर कोई रोक रहा है, कोई बुलवॉक की जैसे खड़ा है, उस व्यक्ति का नाम है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्नॉलेज कर चुके हैं जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज अ टफर नेगोशिएटर देन मी। ऑस्ट्रेलियन के प्रीमियर कहते हैं मोदी इज द बॉस। सुनिए। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. But I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. Prime Minister Modi is the boss. आज दुनिया ये मानती है कि भारत वो करता है जो उसके राष्ट्र हित में होता है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ओपिनियन रखता है, जैसे पीएम ने अभी यूएस में कहा था। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पैटर्न ऑफ फंडिंग जिसके बारे में आपको मैंने समझाया, इसके बारे में सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि एक चिंगारी के रूप में है जो किसी भी अच्छे राष्ट्र के में आग की तरीके से फैल सकती है। भारत ने इसको डिफीट किया है और सब भारत से इसीलिए डरते हैं क्योंकि भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी के काल में वो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। मतलब यूएस, चाइना और तीसरा सबसे कोई शक्तिशाली मुल्क होगा तो भारत होगा। और भारत जब ये पायदान को पहुंचेगा तो जितनी भी ये सब लोग लेवरेज करके भारत को वीक करना चाहते हैं, इन सब के मंसूबे कामयाब नहीं, नाकामयाब हो जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, हमें सतर्क रहना है। ये डीप स्टेट जो हमारे इंडियन ऑपोजिशन नेता को प्रॉप करके भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहता है, इसके खिलाफ खड़े होना है और इनके पैटर्न ऑफ फंडिंग पे एक्शन लेना है। नमस्कार।